नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की लड़ाई जैसे जैसे वक्त तारीखें नजदीक आती हुई चली जा रही हैं, वैसे वैसे बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। खबरें सूत्रों के हवाले से बार बार पुख्ता भी की जा रही थी, लेकिन आज की सूची ने हर किसी को हैरान कर दिया। गोरखनाथ से आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ वहां पर महंत हैं। गोरखपुर से लगातार 1998 से वो सांसद रहे। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर कहां जाएंगे। एमएलसी वो चुने गए, लेकिन अब उनको गोरखपुर शहर से ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। आपको बता दें ये वो सीट है जिसको 1996 में शिव प्रताप शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था, जीता था। लेकिन 2002 में हिंदू महासभा से राधा मोहन दास अग्रवाल को खुद मैदान में खड़ा किया था योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और लगातार वो चुनाव जीतते हुए चले गए। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सब के बीच यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से तंज किया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि 10 मार्च के पहले ही बीजेपी ने उनका टिकट कटा दिया और उन्हें गोरखपुर उनके घर वापसी करा दी है। इन सब के बीच अखिलेश यादव की भी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर लगातार डंके की चोट पर वो दावा कर रहे थे कि 22 में 22 किल, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के मुखिया ने उनके इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी है और ये कह दिया है कि दरअसल दलितों का वोट तो उनको चाहिए ही नहीं। और ये कहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसते हुए निशाना साधा अखिलेश यादव पर। इन्हीं मुद्दों के साथ दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। वही मंदिर, वही घंटियां, वही सीढ़ियां, वही लोग, वही ठिकाना। जहां से सत्ता के शीर्ष पर योगी पहुंचे, वहीं से फिर हुंकार भरने की तैयारी है। 2022 के विधानसभा रण का यलगार है। वैसे तो अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबरें जोरों पर थीं, लेकिन बीजेपी ने गोरखपुर शहर से ही योगी को मैदान में उतारा है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर और योगी का रिश्ता वैसे कोई नया नहीं है। 24 साल से गोरखपुर की राजनीतिक पिच पर योगी लगातार डटे हुए हैं। हर बार जीत का मार्जिन बढ़ता है। 2017 में तो सांसद पद छोड़कर योगी यूपी के सीएम बने, लेकिन इस बार विधायकी का चुनाव लड़कर दोबारा सत्ता हासिल करने की बड़ी चुनौती है। लिहाजा विपक्ष के खेमे से लगातार हमले हो रहे हैं। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। बेशक अखिलेश यादव तंज कस रहे हों, लेकिन उन्हें भी पता है कि योगी का मतलब क्या होता है, योगी कैसे बाजी पलट देते हैं। फिलहाल तो ये कि जब योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया था, योगी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच थे। गोरखपुर में कोरोना काल में हुए कामों के पन्ने पलट रहे थे। प्रदेश में कोरोना आने के पहले यानी उस दौरान जब मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला आया था, उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। आज वही प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। हमारे पास 1,80,000 बेड्स मौजूद हैं, जहां पर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। यूपी में चुनाव 7 चरणों में है, वहीं गोरखपुर में 6ठे चरण में चुनाव होना है, जहां विधानसभा की 9 सीटें हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पहली लिस्ट में ही योगी आदित्यनाथ के टिकट का ऐलान करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। दरअसल बीजेपी सियासी अटकलों पर विराम लगाना चाहती है, पार्टी कैडर में कंफ्यूजन खत्म करना चाहती है। योगी के चुनावी कार्यक्रम को तय करके बीजेपी को वक्त मिल जाएगा। बीजेपी को पूर्वांचल के लिए बड़ा चुनावी संदेश देने में मदद मिलेगी।
आज वास्तव में देखा जाए तो जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपन मसीहा के रूप में देखता है, वो मसीहा है। इसलिए पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं, सभी लोग आज मोदी योगी के साथ में है। कितनी सीटें और जीतने पुनः हमारी कितनी सीटें जीतेंगे? 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। बीजेपी ने रणनीति बदलकर 24 घंटे में ही अखिलेश के सपनों पर पानी फेर दिया है। वहीं अखिलेश को दूसरा झटका भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी दिया है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने अखिलेश के लिए नया पेंच फंसा दिया। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को दलितों की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। इसी डर को समाज के अंदर डरता सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव को मंडल बनाम कमंडल की धुरी पर लाने की कोशिश की है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी ने पहले फेज में वोटिंग से पहले ही योगी का नाम ऐलान कर यूपी में मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, मोहनलालगंज से सत्यम मिश्रा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का ये चुनावी रण। आपको ये भी बताते चले, गोरखपुर सदर की जिस सीट से बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया है, 33 सालों से वहां पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये कि बार बार अयोध्या का नाम लेने वाले योगी या फिर मथुरा जाने की बात कहने वाले योगी को आखिर गोरखपुर से क्यों उतारा गया? कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर एमएच खान जुड़ चुके हैं, जो स्पोक्स पर्सन है बीएसपी के। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुधीर दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए के शर्मा जी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनावी लड़ने की बात कही जा रही हो, हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की बात कही जाती हो, या फिर बात हो अयोध्या की, अयोध्या को लेकर तो दबे खाने आपके ही नेता लगातार इस तरह की बातें कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का टिकट अयोध्या से फाइनल हो चुका है। लेकिन अचानक गोरखपुर में एंट्री क्यों करवा दी? और अखिलेश यादव तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को टिकट देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि दरअसल बीजेपी ने उनके घर वापसी करा दी है, अब वो वहीं पर रहेंगे। चित्रा जी, ये बातें कौन कहता था? ये मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे। आज से 2 दिन पहले भी मैं एक डिबेट में था, इस पे बड़ी चर्चा हो रही थी। तब भी मैंने कहा था कि कयास लगा सकते हैं, आपको यदि कयास लगाने की छूट है, और पत्रकार यदि कोई कयास लगाते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? अच्छी बात है, होने दीजिए। लेकिन जो कोई भारतीय जनता पार्टी को समझता है और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को जानता है, उसको यह स्पष्ट है, यहाँ ये किसी व्यक्ति या परिवार की पार्टी तो है नहीं। यहाँ कोई एक व्यक्ति जो है अपना निर्णय खुद कर नहीं सकता। यहाँ पर सामूहिकता में निर्णय होते हैं, और व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं। जो पार्टी उचित समझती है, जो केंद्रीय चुनाव समिति उचित समझती है, वो इस पर निर्णय लेते हैं। ये कोई अखिलेश यादव जी की पारिवारिक या मायावती जी की पार्टी थोड़ी ना है कि जो निर्णय की नहीं, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही पार्टी का अध्यक्ष, मैं ही यहाँ से जो चाहूंगा वो करूंगा। ऐसा नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी। तो जिनको इसकी बात की जानकारी, मैं समझता हूँ वो लोग कोई भी भ्रांति में नहीं थे। कयास लगाने की छूट सबको है, वो कर सकते हैं। रही बात अखिलेश यादव जी की, तो तंज क्या कस रहे हैं? वो तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो तो गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती है। सुनिए ना सर, सवाल सुन लीजिए। तो वहीं पर मुख्यमंत्री को लेकर भी इस तरह का माहौल आप ही लोग बनाते हैं। ऐसा है नहीं कि बाहर से चर्चा, आप ही के नेता बार बार मथुरा बोलते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बीते 5 सालों में वो 40 बार से ज्यादा गए हैं। माहौल तो आप ही लोग बनाते हैं, लेकिन अचानक से अगर टिकट इस तरह से गोरखपुर के लिए कर दिया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि वजह क्या रही? नहीं, यदि वो 40 बार गए हैं तो इसका क्या मतलब? किसने कहा था? एक बयान मुझे किसी का बता दीजिए।
लेकिन मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम योगी जी हैं वो 40 बार अयोध्या गए, और ये इसलिए मुझे गर्व है कि इसके पहले के जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए वो केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए जो है अयोध्या नहीं जाते थे। अयोध्या को जितना अपमानित किया इन लोगों ने, ये मुख्यमंत्रियों ने, वहां के रामलीला जो सरकारी रामलीला थी वो भी बंद करा दिया। जाने पे लगता था कि उनके ऊपर ठप्पे लग जाएंगे। वो सांप्रदायिकता का प्रतीक है। आज जो लोग बोल रहे हैं उनको शर्म नहीं आती है। इसी अयोध्या को लोगों ने जो है सांप्रदायिकता का प्रतीक बना दिया था, और आज वहां से यात्रा चालू करने की बात करते हैं। तो मुझे खुशी है कि हम अयोध्या का भरपूर विकास कर रहे हैं, दिव्य और भव्य वहां मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हमने काशी में काशी डोर बनाया, दिव्य और भव्य काशी डोर बनाया। हम मथुरा में भी, मथुरा का भी मंदिर को दिव्य और भव्य बनाएंगे, विकास वहां पर करेंगे। क्यों नहीं करें? क्यों अछूता रहेगा वो? 3 पूरे देश के 7 बड़े पुरियों में ये 3 पुरी है, जो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य की वहां पर है। जिस गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में भेजा गया है, 33 साल से बीजेपी उसको जीत रही है, और खुद मुख्यमंत्री ने आज तक गोरखपुर से कोई चुनाव हारा नहीं है। अगर सेफ सीट है, वो उनका गढ़ है, वहां से चुनाव ये लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने घर वापसी करा दी। अब वो गोरखपुर से बाहर निकलेंगे नहीं, अब उनका हो गया, जनता ने वापस भेजना था पहले ही बीजेपी आलाकमान ने। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल सुधीर दुबे जी क्यों किया जा रहा है? वो तो गढ़ है उनका, वो जहां से लड़े, जहां से जीते। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी को इस बात का कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इन्हीं के नेता जो है वो बयान दे रहे थे और एक माहौल खड़ा कर रहे थे, चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंगने का काम कर रहे थे। कभी ये अयोध्या की बात कर रहे थे, कभी ये मथुरा की बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इसमें कोई तंज नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो मन बना चुकी है कि बाबा मुख्यमंत्री जी को 11 मार्च को गोरखपुर वापस भेजना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस बात की सच्चाई की जानकारी हो गई, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने बाबा मुख्यमंत्री को अभी से गोरखपुर भेज दिया, और उनको इस बात का पता चल गया कि अब बाबा मुख्यमंत्री जी मठ में अच्छे लगते हैं। अरे सरकार और राजकाज चलाने का काम एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा नेता कर सकता है। बाबाओं का काम केवल मठ और मंदिरों में अच्छा लगता है, पूजा करना अच्छा लगता है। शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए। मैं खान साहब फौरन मैं आपके पास आती हूँ इसके बाद। देखिए चित्रा जी, मैंने पहले ही कहा कि मुझे एक व्यक्ति का नाम तो बताइए, कौन था जो कि जब मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय कैसे हुए, तो ये आज से 4 दिन पहले का अखिलेश यादव जी का बयान उठा लीजिए। वो तो बड़े चिल्ला के बाइट उसमें कह रहे थे कि वो गोरखपुर जा नहीं सकते, अपने क्षेत्र से लड़ नहीं सकते, वहां से उनकी हार हो जाएगी, वो डर से नहीं जा रहे। यही अभी खान साहब बैठे हुए मेरे साथ बीएसपी के, अभी 3 दिन पहले एक चैनल में थे, ये कह रहे थे जहां के मठाधीश है वहां जाके लड़ना चाहिए, वहां क्यों नहीं जा रहे, हिम्मत नहीं है। अरे आप इधर भी उल्टी, इधर भी मेरी, यानी चट भी मेरी पट भी मेरी। तो इसीलिए मैं कहा कि आज जो अखिलेश यादव है वो फ्रस्ट्रेशन में, आज जो है उनकी बौखलाहट आ गई है, क्योंकि ऐसा मुंह में थप्पड़ लगा। आज तो कल तक तो यही कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं उनको घर भेज दिया, उनको घर भेज दिया। मैं कहता हूँ आपको, कोई किसी सीएम का, अब छोड़ दीजिए, अरे कॉन्फिडेंस तो आपका 2017 में भी था महाराज। हताशा और निराशा भैया एक चित्रा जी, अभी आप देख लीजिए, ठीक नहीं है तो तू मैं होगा। अरे भैया मेरी बात सुन लो, ठीक है, जल्दी से के शर्मा जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं इतना ही कह के खत्म। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये तो कॉन्फिडेंस 2014 में भी थे, 2017 में भी थे, 2019 में भी थे। अरे इन गुंडे और माफियाओं का जो राज था उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने किस तरह बाहर कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो कुछ भी नहीं आई है। तो मैं इसलिए आपको, ये किस डर में ऐसा काम हो रहा है? भैया आपकी 83 में 63 क्या हमारे, अरे भाई अभी कोई नामांकन पूरे हो गए क्या? प्लीज अपनी अपनी बारी में सब लोग पूरे हो गए क्या? जब मुझे समझ में नहीं आएगा तो इसलिए आप समझ में आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ एमएच खान साहब सीधे आपके पास। ठीक है एमएच खान साहब, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना आखिर संकेत और संदेश इसके क्या समझे जाए? एक लाइन बोल लीजिए, बोलिए एक लाइन। मैं इतना ही कह रहा हूं चित्रा जी
ये कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं आप। हमारा कॉन्फिडेंस देखिए कि हम मुख्यमंत्री और जो प्रमुख जो वहां के हमारे नेता है उनका तो हमने सीट घोषित कर दिया। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप घोषित कीजिए ना। मायावती अपना सीट घोषित कर दें कि मैं यहां से लड़ूंगी, करेंगे क्या? ये अखिलेश यादव ने घोषित किया क्या? दुनिया की बांट रहे हैं, इधर की टिकट अपनी टिकट नहीं कर पा रहे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी कंफर्म नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये कौन सा, ये तो दिखा रहा है ना जी का जन्मदिन भी है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर दिया एमएच खान साहब। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं पूछ लूंगी, सुधीर दुबे जी से पूछ लूंगी, लेकिन एक बार एमएच खान, शांतनु गुप्ता, पंकज श्रीवास्तव, इन लोगों की भी बात हो जाए। सीधे एमएच खान साहब आपके पास आते हुए, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है, वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं, पडरौना जहां से आप ही के पुराने स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में गए थे, जो अब सपा में शामिल हो गए, वो पडरौना से आते हैं, गोरखपुर से, वहां का रास्ता भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से। देखिए चित्रा जी, कोई पार्टी किसको कहां से लड़ाती है हमसे क्यों लेना देना नहीं है, और किसी को इसको लेना देना भी नहीं चाहिए कि कौन किसको कहां से उतार रहा है, कहां से बैठा रहा है। ये तो चर्चाएं जो आप लोग कर रहे थे, ये पार्टी के लोग कर रहे थे कि मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, तब मैंने कहा था शर्मा जी, तब मैंने कहा था कि उनको गोरखपुर से लड़ना चाहिए। मैं नहीं कहा था कि गोरखपुर का संसदीय क्षेत्र है। और ये याद रखिएगा कि अभी चित्रा जी कह रहे थे नहीं, हमारी बात मान लिया, मान ले तो अच्छी बात है कि जिसका जहां जगह है वही स्थान जाना चाहिए, उनका स्थान वही है, वही होना रहना चाहिए उनको। अब ये बता दें जरा सा, दो चीज बता दें कि मैंने ही कहा था गोरखपुर से चुनाव लड़ लें। हाँ। हमने तो कहा कि अपने क्षेत्र से लड़ना चाहिए चुनाव। ये दाएं बाएं का डाइवर्जन क्यों हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, मैंने ये भी कहा था। और दूसरी बात ये शर्मा जी बता दें जरा सा कि दोबारा प्रधानमंत्री जी क्यों बने। आप कहते हैं हमारे वहां तय होता है, वही नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। अब मुख्यमंत्री दोबारा आदित्यनाथ क्यों बनेंगे, क्यों नहीं कोई कार्यकर्ता बनेगा, क्यों नहीं के शर्मा बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे भाई? आप तो दो तरह की बातें मत करिए। दूसरी बात चित्रा जी, बीजेपी के कैंडिडेट शुक्ला जी जो थे गोरखपुर के, वो बीजेपी के, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए तब आप उंगली उठाइएगा। बीजेपी जो आप बता रही है कि 33 साल से वहां से हार नहीं रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ शुक्ला जी वहां पर उनके गृह जनपद में शहर से शुक्ला जी लड़े थे चुनाव भारतीय जनता पार्टी से। योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू वाहिनी से अग्रवाल जी को लड़ाया था। भगवा कब्जा था वहां पर। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, भगवा कब्जा रहा है वहां पर। नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ चित्रा जी, सुनिएगा, गौर सुनिएगा। बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को हराने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के एमएलए को हराने वाले को इतना सम्मान दिया गया, तो ये पार्टी उसूलों की कहां पार्टी रह गई है? ये तो डर के मारे इनको वहां भेज रही है। ये आप चुनाव देखिए, चाहे जिसको जहां से खड़ा कर लें, इनको हारना है। महंगाई पे इनको कंट्रोल नहीं कर पाए, किसानों को ऊपर थार जीत चढ़ाई, डीजल पेट्रोल के दाम कंट्रोल नहीं कर पाए। आज भी बहनें सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में जन लोगों का अहित हो रहा है। तो ये जिसको जहां से चाहे चुनाव लड़ाए, भारतीय जनता पार्टी को हारना ही आना है, बहुजन समाज पार्टी को जीत के आना ही आना है। बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। दूसरा सवाल आपका सवाल जवाब दे रहा हूँ। शर्मा जी जवाब दे दीजिए, दो और लोग उनके पास, जल्दी से जवाब ले लेते हैं के शर्मा जी का। ठीक है सर, आप बोलिएगा, आगे बोलिएगा खान साहब। नहीं, एक सेकंड चित्रा जी, खाली 1 सेकंड दे दीजिए मुझे। मैं शर्मा जी को ज्ञान देना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ऑल इंडिया के अपने पार्टी के अध्यक्ष है क्या? बहन कुमारी मायावती जी हमारी ऑल इंडिया की अध्यक्ष है, और पंजाब में चुनाव हम लड़ रहे हैं, राजस्थान में हम चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में चुनाव हम लड़ते हैं। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी लड़ेंगी खाली उत्तर प्रदेश में चुनाव? आप लड़ाइएगा नड्डा जी को चुनाव यहाँ पे आके बुला करके। क्या बात करते हैं, बच्चों जैसी बातें कर सकते हैं आप। जो पार्टी का मुखिया है, अगर पूरे अच्छा ठीक है, अब आपकी बात हो गई, आपने जो सवाल खड़े किए हैं शर्मा जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से के शर्मा जी। नहीं, मैं खान साहब का जवाब दे देता हूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि उनको चुनाव लड़ाना है, और वो उसकी तुलना हमसे कर रहे हैं। खान साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2019 में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? माननीय अमित भाई शाह। और आप तो 2-4 जिले यानी 2-4 प्रदेश में ही लड़ते हैं ना, हम पूरी देश में लड़ते हैं। और उसके बाद वो चुनाव कहां से लड़े? योगी आदित्यनाथ जी के सामने क्यों ला रहे हैं? ठीक है, सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ जी के सामने क्यों ला अरे रहे हैं? भाई सुनिए, अरे भाई आप बात तो सुनो पहले। आपने अपने आप बता तो रहे हैं। रोकिए चित्रा जी, हम चित्रा जी को रोकिए। तो आप चित्रा जी को रोकिए की पार्टी है कि नहीं? अब उनकी पार्टी का फैसला खान साहब आप तो नहीं करेंगे ना, एक बार बोल लेने दीजिए, उनसे जवाब तो सुन लीजिए। आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए, उनकी आलोचना कीजिए, पर उनकी पार्टी में क्या निर्णय होते हैं ये फैसला आप तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, उनका जवाब हो जाए, उनका जवाब हो जाए, उनका जवाब हो जाए। पंकज जी भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से शर्मा जी अपनी बात। चित्रा जी अब सुनिए, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र भाई मोदी जी, वो बनारस से चुनाव लड़े लोकसभा का, जनता के बीच गए। 2014 में राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो लखनऊ से नहीं लड़े। क्यों नहीं बनेंगे भाई? क्यों नहीं बनेंगे? लोग उनको चाहते हैं अरे प्रधानमंत्री के रूप में चाहते हैं, तो क्यों नहीं लड़ेंगे? एक मायावती का एक घर की पार्टी अरे भाई चाहते हो, क्यों नहीं? अरे आप जब जनता जब उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो आप कौन होते हैं? आप जब जनता बनाना चाहती है, इनको बंद कराइए ना, बंद कराइए। चित्रा जी ये बात ही नहीं हो पाएगी ऐसे, इसमें लॉजिक ही नहीं तय हो पाएगा, इनके लॉजिक ही नहीं तय हो पा रहे। ठीक है, एक एक करके अब मैं सीधे पंकज जी के पास जाऊंगी। ठीक है, एक एक करके प्लीज, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है शर्मा जी, अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। ठीक है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से। नहीं, मैं इसलिए आपको बताता हूं, एक मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री बनना और सीएम का चुनाव, सीएम बनना ये चुनाव से तय होता है, जनता तय करती है। और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये जो है पार्टी तय करती है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हमेशा मायावती रहेंगी, क्योंकि वो इकलौते मायावती की पार्टी है। आप मेरे यहां बताइए कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपीट हुआ है? जो उनके कार्यकाल है उसके अनुसार होता है, 2 बार का कार्यकाल है। लेकिन राजनाथ जी से लेके, वेंकैया जी से लेके, अमित भाई शाह जी से लेके, गडकरी जी से लेके, न जाने कितने हमारी फहरिस्त है। आपके यहां तो एक मायावती जी का है। लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है ये जनता चुनती है ना। यदि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, जनता चाहती है कि वो एक बार नहीं कई बार बने, और उनको चुन के हमें उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसमें 303 सीट हमें जीत के दी, तो क्यों ना बने वो? तो ये इसकी कोई तुलना हो सकती है? तो खान साहब आप कहीं का जो है, यदि विषय को नहीं समझ पा रहे तो आपकी मुश्किल है, यह है आपकी कठिनाई। हर कुछ एक तराजू में नहीं है। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, कहीं का रोड़ा लेकर आ रहे हैं खान साहब आप, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए पंकज श्रीवास्तव जी सीधे आपके पास आते हुए, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना क्या बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है? प्लीज खान साहब, अब बाकी लोगों को भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। क्या ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर अयोध्या में कहीं गड़बड़ लग रही थी, इस वजह से गोरखपुर की सीट जो सेफ है उसको चुना गया? पंकज जी। चित्रा जी, 20 मिनट बाद आपने हमें मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 मिनट का मौका आप मुझे जरूर देंगी। देखिए, 2-4 दिन पहले आप ही सारे लोग बता रहे थे कि वो अयोध्या लड़ रहे हैं और अयोध्या मास्टर स्ट्रोक है। आज आप बता रहे हैं कि गोरखपुर मास्टर स्ट्रोक है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और मुझसे इससे कोई मतलब भी नहीं है कि कोई पार्टी अपने किसी प्रत्याशी को या मुख्यमंत्री जो है उनको कहां से लड़ाती है। असली चीज है कि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, और जहां से आप बता रही कि 3 दशक से वहां कब्जा है उनका, वहां उन्होंने क्या किया है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2017 में जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वहां का जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, वहां पे 60 बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए थे, और वो जो तकलीफ दे दृश्य है वो हम भूले नहीं। और उसके बाद इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री के काम में हमने देखा कि जब कोरोना आया तो किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर बिना मर गए। और अभी नीति आयोग बता रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में देश में सबसे बुरी स्थिति में। तो असली चीज ये है कि गोरखपुर का इन्होंने जो दुर्दशा कर रखी थी, वही उत्तर प्रदेश की दुर्दशा कर रखी है। आप तो खुद गोरखपुर से, जरा सा पानी बरसता है तो पूरा गोरखपुर आज भी किस तरह से डूब जाता है आप जानते हो। आज ही इनका टिकट घोषित हुआ है, उस टिकट का हाल देख लीजिए। इन्होंने जो 107 टिकट घोषित किए उसमें 10 महिलाएं हैं कुल,
यानी महिलाओं के लिए कोई स्पेस भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, जैसा कि इन्होंने पहले भी अपने पूरी धारणा बताई है। माननीय योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि महिलाओं को बहुत आजादी देने की जरूरत नहीं है और आदर्श महिलाएं वही है जो घर में बैठती हैं। तो हम लोग जो कांग्रेस पार्टी खास तौर पर जो नैरेटिव ला रही है वो ये बता रही है कि वक्त आ गया है कि आधी आबादी को पूरा आकाश देने की जरूरत है और उन्हें पूरा मौका देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश चाहे वो बेरोजगारी में, चाहे वो महंगाई में, यहाँ की जनता पिस रही है। आप देखिए डबल इंजन की सरकार, इन्हीं की नीति आयोग बता रहा है कि देश के सबसे गरीब प्रदेशों में तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे बलात्कार हुआ हाथरस में और लड़की की लाश को रातों रात फूंक डाला गया बिना घर परिवार की इजाजत के, वो सब इन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। ये अयोध्या से लड़े या फिर गोरखपुर से लड़े, ये जहां मन हो लड़े, इस देश का, इस प्रदेश का जो आम नागरिक है, जो नागरिक होने के नाते खड़ा है, वो इनकी असलियत अच्छी तरह जान गया है। और इनको तो सबसे बड़ी बात की गोरखनाथ का ही श्राप लगेगा। के शर्मा जी आप बोलिएगा, एक बार मैं शांतनु गुप्ता जी का भी रिएक्शन ले लूं। शांतनु गुप्ता जी, आपसे ही बहुत बार चर्चा हुई। ठीक है ओके, जिन्होंने संन्यास की सारी धारणा को खत्म करके सिंहासन पे बैठे हैं। भारत का अपने सिंहासन पे बैठने वाले लोग संन्यास लिया करते थे, इन्होंने संन्यास की जो बुनियादी धारणा है उसको खत्म किया है और सिंहासन पे बैठे हैं। इन्होंने अपमान किया है उस नाथ परंपरा का भी और देश के संन्यास। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है ओके, ठीक है पंकज जी आपकी बात हो गई। शांतनु गुप्ता जी सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बहुत सारे सवाल उनके अयोध्या से नहीं लड़ने को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्या समझ में आता है अयोध्या की सीट जिसको लेकर इतना वेलकम भी वहां पर साधु संत एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, वहां माहौल बन रहा है, भगवान राम की जन्मभूमि की सीट आखिर क्यों छोड़ दी गई मुख्यमंत्री की ओर से और गोरखपुर को क्यों चुना गया? देखिए वो कहां से लड़ रहे हैं, मथुरा से लड़ रहे हैं, वो कोई बात नहीं। और अयोध्या आपने जैसे कहा, अयोध्या मात्र 2 घंटे की दूरी पे है गोरखपुर से। वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक उत्तर प्रदेश में नई परिपाटी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक में कोई मुख्यमंत्री चुनाव बन के मुख्यमंत्री नहीं बना। योगी आदित्यनाथ पिछली बार मुख्यमंत्री में तब वो चुनाव हो चुका था, उसके बाद वो दल के नेता बने। लेकिन अखिलेश जी के पास 2012 में मौका था, वो चुनाव लड़ सकते थे। 2007 में मायावती के पास मौका था, चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। तो ये बड़ी बात है। और कोई नेता चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वो कुछ बहाने मारेंगे इधर उधर के, हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है। मायावती कितनी रैली करने वाली है पंजाब में, कितनी उत्तराखंड में करने वाली है, कितनी मणिपुर में करने वाली है, कितनी गोवा में करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती चुनाव नहीं लड़ने वाली है जैसा दिख रहा है। अखिलेश यादव ने तो पहले मना ही कर दिया था, पर जब योगी आदित्यनाथ ने कहा तो डर के मारे उन्होंने कहा मैं भी लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी से प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़की क्यों नहीं लड़ेंगी? मैं किसी चैनल में देख रहा था, उनके प्रवक्ता कह रहे थे अरे ये तो बड़ा छोटा चुनाव है, ये प्रियंका गांधी कैसे लड़ेंगी? वो तो इंटरनेशनल लीडर है, वो तो ग्लोबल लीडर है, वो तो नेशनल लीडर है, वो कैसे इतना छोटा सा चुनाव लड़ेंगी? उन्होंने तो यूपी के चुनाव को छोटा बोल दिया। तो ये भी हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बोला है चैनलों में। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत सारी परिपाटी को तोड़ रहे हैं। लोग कहते थे नोएडा जाएंगे तो आपका शासन बीच में ही टूट जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 5 साल वो पूरा उन्होंने शासन किया, अब वो दोबारा भी आने की पूरी संभावना लग रही है। तो नोएडा की जिंक्स भी उन्होंने तोड़ दी। तो बहुत सारे जो जिंक्स है कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़के नहीं चुनाव बनता है, वो देखा। देखिए वो गोरखपुर में कब से हैं? गोरखपुर में जब वो 22 साल की उम्र में थे, अजय सिंह बिष्ट बन के आए थे और योगी आदित्यनाथ बन गए 27 साल, बल्कि 15 फरवरी को उन्होंने संन्यास लिया था 1994 में। 1994 में 27 साल हो जाएंगे 15 फरवरी को, जब चुनाव बिल्कुल पीक में होगा। और देखिए उसका टिकट आज डिक्लेयर कर दिया। ये छठे चरण का चुनाव है, मेरे ख्याल से 3 मार्च को इसकी वोटिंग है। उसका चुनाव आज से डिक्लेयर कर दिया। उससे दिखता है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है, उसको डर नहीं है कि कहां से मैं चुनाव लड़ूंगी, नहीं लड़ूंगी, 3 सीट से लड़ूंगी, 2 सीट से लड़ूंगी, मुख्यमंत्री हमारे हार ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल दबंगता से, और मुझे पूरी उम्मीद है और राजनीतिक रूप से करना भी चाहिए, सपा बसपा कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी वो हार जाए, उनकी किरकिरी हो जाए। जैसे हमने देखा ममता अपना ही चुनाव हार गई, इतना बड़ा चुनाव जीती, अपना ही चुनाव हार गई। पूरी कोशिश करेगी पार्टी, और करना भी चाहिए उनको चुनावी रूप से। लेकिन ये दबंगता कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य की भी सीट आ गई, और ये पहली सीट, जबकि उसको आज डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसको वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी बहुत देर बाद नॉमिनेशन है। तो जो असर्टिवनेस है बीजेपी की, ये मेरे ख्याल से दिखाती है कितने कॉन्फिडेंटली वो चुनाव में जा रहे हैं। और अखिलेश यादव के बयान मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं वगैरह, वो बीजेपी के सदस्य नहीं थे। आपको पता है वो 5 बार के बीजेपी के सांसद हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बीजेपी के सदस्य नहीं थे, उनको गोरखपुर वापस भेज दिया। पता नहीं क्या बयान है, किस तरह का बयान है, कौन उनका सलाहकार है, किस तरह की बात है। वो ये कहें कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं आजमगढ़ से चलो चुनाव लड़ रहा हूँ, जहां से मैं सांसद हूँ वहां से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मैनपुरी से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, तब उसका कुछ जवाब होगा।
केवल उल्ट पुल्ट जवाब देने से वो राजनीतिक रूप से भी मेरे ख्याल से कौन सलाह देता है, वो स्ट्रांग नहीं लग रहा है, वो वीक दिखाई दे रहे हैं। जो पिछले 5 दिन में, पिछले 6 दिन में जो ये इस पार्टी से आयाराम गयाराम हुआ, उसका एक सॉलिड उत्तर मिल गया है। ठीक है, ये जो आयाराम गयाराम हुआ जिससे आप लोग बहुत खुश होते थे, उसका सॉलिड उत्तर है। और इसके साथ ही आज अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि अब बीजेपी अपने नेताओं के टिकट काटे विधायकों के, हम उनको एंट्री नहीं कराएंगे। क्या सबक सीखा आपने इससे? ये प्रश्न मेरे से है चित्रा जी। सुधीर दुबे जी आपसे सवाल है। जी देखिए सुधीर दुबे जी चित्रा जी, आपसे हिम्मत की बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हिम्मत की बात तो यह है कि आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी अपने एमएलए का और मंत्री का टिकट ना काटे, हम किसी की अब एंट्री समाजवादी पार्टी में करवाने वाले नहीं है। दूसरी बात, ये डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। आपको ध्यान होगा कि अभी इन्होंने पहली लिस्ट जारी की है और इन्होंने लगभग 25% विधायकों के टिकट काट दिए। और मुख्यमंत्री जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं आप ही बता रहे हैं, जिस सीट पर लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसी सुरक्षित सीट जो है मुख्यमंत्री जी के लिए ऑफर की गई है और उनको जो फ्री हिट दिया गया है, मैं समझता हूं बाबा मुख्यमंत्री जी अपने ही बॉल पर हिट विकेट होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टिकैत जी ने उनको ऑफर किया था कि सहारनपुर से आके लड़े। अरे अगर हिम्मत है बाबा जी में तो सहारनपुर से जाकर के चुनाव लड़े, गोरखपुर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? जवाब दीजिए के शर्मा जी। उनको लोग कोई सहारनपुर बुला रहा था, वैसे बुलाया तो मथुरा और अयोध्या भी जा रहा था, लेकिन सुरक्षित सीट ही आखिर क्यों चुनी गई है मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य है कि 2-3 दिन पहले ये किस मुंह से अखिलेश यादव इस बात को कह रहे थे कि दम है तो गोरखपुर जाके लड़े, गोरखपुर जाने में इनको डर लग रहा है क्योंकि चुनाव हार जाएंगे। आज वहां से लड़ने लगे तो गोरखपुर का टिकट तो शर्मा जी, गोरखपुर का टिकट तो बाबा जी का अब ये अच्छा बंद कराइए ना। लेकिन आपने चित्रा जी, मैंने कुछ नहीं बोला किसी के बीच में। उनकी बात हो जाए प्लीज। आप जब बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। प्लीज सुधीर जी, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। ठीक है, बोलिए। यही दर्शाता है कि आप इतने बौखलाए हुए हैं, आपके पास उत्तर नहीं है तो बीच में चिल्ला रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर आज यदि यही था दम तो क्यों आज ये कहा कि जो है हम 8 सीट वहां गोरखपुर की हम जीतेंगे और वहां हराएंगे। अभी आप कह रहे हो कि सुरक्षित सीट है उनके लिए, सब कुछ है। तो ये तो दो मुंहे बातें कर रहे हैं। आपके नेता, आपके बीच की बातों का कोई सामंजस्य ही नहीं है। तो इस तरह का रोज अल्टा पलटी मारने वाले, आपकी विश्वसनीयता की जैसी चीजें आपके अंदर नहीं है, ना आपकी पार्टी में है। रही बात, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को दे दे। और आप लोग के लिए तो मुश्किलें इस रूप में भी बनी हुई है। देखिए इधर तो टिकट बंटवारा हो गया, मुख्यमंत्री कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे वो भी हो गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जिसके साथ बैठक भी हुई थी, उनकी ओर से अब दलितों को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। आपकी सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनको तो दलितों का वोट चाहिए ही नहीं, और ये कहते हुए जब निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। चित्रा जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि आपने कहा है कि बाबा जी ने कहा है कि पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा जी जरा अपना पिछले चुनाव में जो है संकल्प पत्र लेकर के आए थे, एक बार उसको पढ़ लें और जनता के सामने ये बता दें कि हमने उस संकल्प पत्र में से कितनी घोषणाएं अभी तक पूरी की हैं, कितने वायदे जो इन्होंने किए थे उसमें से कितने वायदों पे सरकार खरी उतरी है। ये कहां की विश्वसनीयता की बात करते हैं जब ये मंत्रियों और अपने विधायकों तक में विश्वसनीयता कायम नहीं रख पाए, तो ये जनता के बीच भरोसा क्या जताएंगे। जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता बहुत बड़ा दिल रखते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी को भी गठबंधन में लाने का और उनको समायोजित करने का। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी तक के लिए पहले पाबंदी लगाई गई थी, जिस दिन चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया था चुनाव आयोग के लिए, लेकिन अब इसको और ज्यादा आगे करते हुए 22 जनवरी तक के लिए पाबंदी बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला किया गया है, न रैली होगी न रोड शो होगा, यानी कि सिर्फ 5 लोग घर घर जाकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगे और वोट मांग पाएंगे।
चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली और रोड शो पर पाबंदी की जो मियाद है उसको बढ़ाकर 15 जनवरी से आगे बढ़ाते हुए 22 जनवरी तक अब तमाम तरह की पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यकीनन नेताओं के लिए बड़ी मुश्किलें। इन सब के बीच हम सबने देखा था कल किस तरह से जब बड़ा कार्यक्रम किया गया था अखिलेश यादव उनकी टीम की ओर से, तो भारी तादाद में वहां पर लोग जमा हुए थे, जिसके बाद उनको नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है पाबंदियां। चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला किया है, रैली और रोड शो पर यह पाबंदी बढ़ा दी गई है। यकीनन कोरोना की जिस तरह की स्थिति इस वक्त न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बनी हुई है, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग का। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग होगी, 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए मतदान डाले जाएंगे। पश्चिमी यूपी से पहले शुरुआत होगी और फिर आखिरी में 6वें चरण में गोरखपुर और 7वें चरण में बनारस की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सब के बीच आपको बता दें 5 राज्यों के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों के लिए जो तारीखें तय की गई हैं, अब उसमें जो पाबंदी लगाई गई थी 22 जनवरी तक रोड शो और रैली पर, इस पाबंदी की तारीख को और ज्यादा आगे कर दिया गया है। एक बार फिर से अपने असल मुद्दे पर लौटते हुए अगर हमारे कोई संवाददाता जुड़े हैं क्या हमारे साथ? जय शर्मा। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब रैली और रोड शो पर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला है और पहले से उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि 15 जनवरी तक की जो मियाद थी और मौजूदा जो कोरोना की स्थिति है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया जा सकता है और वही हुआ। 22 जनवरी तक के लिए रैली रोड शो पर चुनाव आयोग ने फिर से रोक लगाई। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने इस पाबंदी को एक्सटेंड कर दिया है अगले 1 हफ्ते तक। आज दिन भर मीटिंग्स का दौर चला। सबसे पहले चुनाव आयोग ने वर्चुअल तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ मीटिंग की और पूरे देश के हालात का जायजा लिया, जिसमें 5 राज्यों के बारे में भी जानकारी ली गई कि ओमिक्रॉन या कोविड के संक्रमण की रफ्तार की स्थिति क्या है, टीकाकरण की स्थिति क्या है। इसके बाद अगले मीटिंग का अगला दौर चला, जिसमें 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख सचिव और इसके साथ ही मुख्य सचिव, इन सब के साथ और स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के साथ इस बारे में मीटिंग की गई। उनसे पूछा गया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और इसके बाद तीसरा दौर चला, जिसमें चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की और इसमें तय किया कि अगले 1 हफ्ते तक इसे और एक्सटेंड किया जाए। साथ ही कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। इंडोर मीटिंग्स हो सकती हैं जिसमें हॉल की जो क्षमता है उससे आधे लोग वहां पर मौजूद हों, या 300, मैक्सिमम 300 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हॉल बड़ा भी होगा तो 300 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उसको अलाउ किया है। साथ ही ये कहा है कि ऑब्जर्वर दिखें फील्ड में, ताकि जनता को, नेताओं को, पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को ये एहसास रहे कि कोई उन पर निगाहदारी रख रहा है। इसके साथ ही राज्य के चुनाव अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारियों से कहा गया है कि मुस्तैदी से वो हर चीज पर निगाह रखें ताकि कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करे। राजनीतिक पार्टियों से कहा गया है कि वो आत्मसंयम बरतें और अपने उम्मीदवारों से, अपने नेताओं से कहें कि वो कोविड प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती से पालन करें और नहीं करने पर उनको बहुत सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। ये चुनाव आयोग ने हिदायतें दी हैं, हिदायतनामा जारी किया है। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें पार्टियों के इंडोर कार्यक्रम के लिए 300 लोगों की मंजूरी चुनाव आयोग ने पाबंदियां 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। रैली रोड शो पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। 22 जनवरी तक के लिए रैली रोड शो पर हॉल में अधिकतम 300 लोग रह सकते हैं मौजूद। इंडोर कार्यक्रम के लिए ये मंजूरी जरूर दी गई है, लेकिन सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा, यानी कि पूरी तरह से मास्क लगाकर ही बैठना होगा। ये बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। हॉल में अधिकतम 300 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि 300 लोगों के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कार्यक्रम कर सकती हैं, लेकिन रैली और रोड शो अब नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए जल्दी से एक एक कमेंट लेते हुए आखिरी चरणों में हमारे ये कार्यक्रम, इसी वजह से सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास आते हुए 300 लोगों के साथ कार्यक्रम की इजाजत दी है, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना। अब जो डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार चल रहा था उसी को लेकर पार्टियों को आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं और हम तो मानते ही हैं चित्रा जी जो भी नियम है, लेकिन मैं एक बात आपका जो आज का डिबेट है उस पर स्पष्ट कर दूं फिर से कि चाहे अयोध्या में साधु संत महात्मा या उत्तर प्रदेश की जनता, जो योगी जी अयोध्या से लड़े, मथुरा से लड़े, बनारस से लड़े, गोरखपुर से लड़े, कहीं से भी, वो हमेशा हर्ष और उमंग के साथ वो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बने, ताकि पुनः जो वो विकास कार्य गरीबों, वंचितों,
के प्रति जो लोक कल्याणकारी नीति के तहत जो विकास हुआ है जो उत्तर प्रदेश का, वो उनको पुनः विकास मिले। और जिस ढंग से काशी का, अयोध्या का जो है दिव्य और भव्य निर्माण कार्य हुआ है, विकास हुआ है, इसी तरह मथुरा और अन्य भी क्षेत्रों का जो है ऐसा ही विकास हो, तो सभी लोग प्रसन्न हैं। वो कहीं से भी लड़े, साधु संत महात्मा सब प्रसन्न है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता प्रसन्न है। बाकी एक बार पूरा जो है टिप्पणी लेते हुए सुधीर दुबे जी, कल तो हम सब ने देखा था भारी भीड़ के साथ किस तरह का कार्यक्रम किया गया था आपके नेता की ओर से, लेकिन हॉल में अधिकतम 300 लोगों के साथ अब कार्यक्रम आप लोग कर सकते हैं, इस बात की खुशी है अब। लेकिन बाकी पाबंदियां 22 जनवरी तक पहले की तरह लागू रहेंगी। चित्रा जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं से स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोविड के जो नियम है उनका, उस गाइडलाइंस का हमको पूरी तरह से पालन करना होगा। और कल भी जो भीड़ आई थी वो बुलाई नहीं गई थी, वो अपने आप आए थे और ज्यादातर लोगों ने वहां कोविड नियमों का पालन किया हुआ था। लेकिन ये सरकार डरी हुई है और ये सरकार जो है इस तरह की दमन पूर्वक कार्रवाई करके और ये बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो है ये चुनाव जो है वो इनको, ये चुनाव में हारने जा रहे हैं। भैया सरकार कार्रवाई नहीं करती, चुनाव आयोग करती है। पहले समझ के आइए, चुनाव आयोग कार्रवाई करती है, सरकार नहीं करती है। पहले समझ नहीं है आपको, नियम कानून ही नहीं आता है, बैठ के बात कर रहे हो। संवैधानिक अपने आप कैसे चली आएगी, आपके आप भीड़ कैसे चली आएगी? इसका अरे संवैधानिक संस्थाओं की हालत आपने क्या कर रखी है? की संस्कृति है कि हम जो है, और रही बात उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव की, और दबंगई भी दिखाएंगे, अभी आरोप भी लगाएंगे। चलिए तो मैं नहीं करते हुए एमएच खान साहब, पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी। एमएच खान साहब स्वागत करेंगे चुनाव आयोग के इस फैसले का, ठीक है? तो मैं नहीं प्लीज, कोरोना से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है, बिना तू मैं के आगे बढ़ते हुए स्वागत करेंगे जो फैसला किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। एमएच खान साहब। चित्रा जी, बिल्कुल हमारी पार्टी स्वागत कर रही है और करेगी, और जो भी चुनाव आयोग का निर्देश होगा उसका पालन करेगी, अच्छा से पालन करेगी। अब ये समाजवादी पार्टी और बहुजन का नाम है भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक सिक्के के पहलू है। कुछ नेता वहां जा रहे हैं, कुछ नेता यहाँ आ रहे हैं, दोनों के आइडियोलॉजी एक है, दोनों का विचारधारा एक है। जनता समझ चुकी है, महंगाई पर चुनाव होगा और पेट्रोल डीजल पर चुनाव होगा, किसान पर चुनाव होगा, सब चीज जो मसले है उस पर चुनाव है। क्या कह रहे हो शर्मा जी, क्या कह रहे बता रहे हो? 2-4 विधायक भी बचे हैं कि नहीं? 2-4 विधायक भी बचे कि नहीं? हमारे कितने विधायक पार्टी छोड़ के गए? हमारे पार्टी से कोई विधायक छोड़ के नहीं गया। नहीं बताइए 17 में कितने चले गए? हम बता रहे हैं 17 में कितने बचे हैं आपके पास? हमारे पार्टी से कोई विधायक नहीं छोड़ गए। क्लियरिटी से बोलिए, क्लियरिटी से। अब सवाल क्या बात कर, सुन लो यार शर्मा जी, अरे भाई कुछ शर्म करो, सुन लो यार। चलिए ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी, एक आपका कमेंट तो मैं नहीं, प्लीज पंकज श्रीवास्तव जी, एक कमेंट आपका, उसके बाद शांतनु जी से मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगी। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर आते ही हमारी पार्टी ने पूरी गंभीरता दिखाई और बिना किसी तरह के नियंत्रण या किसी तरह के निर्देश के चुनाव आयोग के अपनी ओर से हमारी पार्टी सबसे पहली वो पार्टी है जिसने कि अपनी ओर से रैलियों को स्थगित करने का ऐलान किया। और पूरे देश के स्तर पर भी देखें तो राहुल गांधी जी जिस तरह से कोरोना इस देश पे आया, उसके पहले से लगातार इस देश को एक तरह से सचेत करते रहे और सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा पूरे देश ने भुगता। उस समय ये यहाँ पर नमस्ते ट्रम्प भारत में करा रहे थे और क्या देश की हालत हुई है। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट तमाम आई है कि जितने आप मरने की बात कर रहे हैं उससे कम से कम 6 गुना 7 गुना ज्यादा भारत में लोग मरे हैं। कोरोना को इस तरह से जानलेवा बनाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है।